हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, कल हमारा ये चैप्टर चल रहा था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है, जिसमें हमने बहुत बेहतर तरीके से जाना कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, किस तरीके से कंपनी सिर्फ व्यापार करने के मकसद से यहाँ आई थी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना व्यापार शुरू करती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उनसे जो है कि कंपनी ये चाहती है कि उसको शुल्क मुक्त व्यापार करने का मौका दिया जाए। ठीक है। फिर कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भी चाहते हैं कि उन जो निजी तौर पर काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमको भी शुल्क मुक्त व्यापार करने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे फिर बात युद्ध तक आ जाती है और फिर व्यापार से युद्धों तक की कहानी हमने समझी थी और फिर प्लासी का युद्ध हुआ और इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से इस कंटेंट को हमने समझा था। ठीक है। कंपनी के जो अफसर थे वो खुद नवाब बन बैठे, वो खुद अपने आप को नवाब समझने लगे। कंपनी का शासन धीरे धीरे फैलता चला गया और फिर आगे हमने अब यहाँ से हमें टीपू सुल्तान, शेर मैसूर जिसको कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, टीपू सुल्तान की है और इनको शेर मैसूर कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। एंड यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप सभी वीडियोज़ को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो बात ये हो रही थी कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, ठीक है, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। क्या खरीदती थी? काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। यानी कि जो 1785 में ये हुआ कि टीपू सुल्तान की रियासत में जो बंदरगाह पड़ते थे वहाँ से उसने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची इन सब चीज़ों का निर्यात टीपू सुल्तान ने रोक दिया 1785 में। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। वहाँ के जो स्थानीय सौदागर थे उनसे भी कह दिया कि तुम कंपनी के साथ में कारोबार नहीं करोगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ठीक है। भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनसे उन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए किसने? टीपू सुल्तान ने। और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये कौन है? ये टीपू सुल्तान के बच्चे हैं, टीपू सुल्तान के बेटे हैं। उनको बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म के द्वारा बनाया गया चित्र है ये। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी ही पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की वजह दिखाई देती हो। ठीक है। तो आखिर चित्रकार भी तो ब्रिटिश के ही थे, तो क्यों ना उनको अपने यहाँ के लोगों की वाहवाही करने में मज़ा आएगा, वाहवाही दिखाने में मज़ा आएगा, तो वो ऐसे चित्र बनाया करते थे। आगे बढ़ेंगे। चलिए, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक दिखाई दे रहे थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को कंट्रोल में करना
और कुचलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपना व्यापार, अपना साम्राज्य सब चला जाएगा। फलस्वरूप हुआ ये कि मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767, 1769 में, 1780, 1784 में, 1790, 1792 और फिर 1799 में। ये क्या हुआ, 4 बार यहाँ पे जंग हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में, कहाँ की बात हो रही है, श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ओके, यहाँ पे टीपू सुल्तान की कुछ कहानियाँ हैं। जैसे कि कहा जाता है कि राजाओं की छवि जनश्रुतियों से भी बनती है, कि लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के साथ से उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। यहाँ पे एक आप बहुत अच्छा खिलौना देख पा रहे होंगे। एक शेर एक व्यक्ति को, आपको लग रहा है कि खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक खिलौना है। टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब ये खिलौना शेर लंदन, अभी जो खिलौना शेर है ये लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। तो आज ये कहाँ रखा है, ये लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। मराठों से अगर लड़ाई की बात करें तो देखिए 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी कि मराठों की ताकत को भी ख़त्म किया जाए, इसको भी अपने नियंत्रण में लिया जाए। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना भी चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। कौन? पेशवा। और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किनको? मराठों को। किसने? कंपनी ने। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ में खत्म हुआ, यानी कि जब सालबाई संधि हुई तब जाकर के पहला युद्ध 1782 का खत्म हुआ सालबाई संधि पर, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, अंततः हुआ ये 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा अगर इसकी बात करें तो इस प्रकार जो ऊपर विवरण हमने पढ़ा इससे स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। सर्वोच्चता की
कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, कंपनी सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। किसका अधिकार? भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार वो समझते थे कंपनी की हमारे पास अब है, हम इनको अधिकार देंगे, हम ऑर्डर देंगे, हम आदेश देंगे। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली कि इन्हें कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, जैसे मन वैसे काम करेंगे, ऐसा नहीं था। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी कि फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। किसने? रानी चेन्नम्मा ने। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, रानी चेन्नम्मा को, और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण इस किताब में हम लोग आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से इन अंग्रेज़ों से लड़ते गए। लड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, उनको किसी को जो है जेल में बंद कर दिया, किसी को फांसी दे दी गई। इस तरीके से ये अपनी कूटनीति, अपने ये सब जो चालबाजी इसका प्रयोग कर रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स की इमेज आप सामने देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति, जिनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। आगे पढ़ेंगे, देखिएगा, बहुत बेहतर क्लास। महाराजा रणजीत सिंह का दरबार यहाँ पे लगा हुआ है, आप इमेज में देख सकते हैं। पीछे महल बना है, यहाँ पे दरबार लगा हुआ है। और आगे पॉइंट को समझिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी सीटेट प्रश्न पूछ सकता है। और अब तो आपको पता है कि सीटेट का प्रश्न पूछने का तरीका एकदम चेंज है, बहुत डीप, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। और 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। बात 1830 की हो रही है। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। किसका? कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको रूस के प्रभाव से बहुत डर था, ठीक है। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, रूस के प्रभाव से बचने के लिए। उन्होंने 1838 और 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। सिंध कब कब्जे में आया? 1843 में। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर ही लिया। अब बात करते हैं विलय नीति की। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ठीक है। अधिग्रहण की जो आखिरी लहर है वो किसके शासनकाल में? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 1856 के बीच में चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विलय नीति का नाम दिया गया। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। ये था इनका जो है ये क्या था? इनका सिद्धांत था, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी उनकी रियासत। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा हो गई, संबलपुर हो गई, उदयपुर है, नागपुर, झांसी, अंग्रेजों के
हाथों में चली गई क्योंकि इनका कोई पुरुष वारिस नहीं था। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो ही गए। यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का दरबार आप देख चुके हैं। ये संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, नए शासन की स्थापना की बात करेंगे। ये जो अभी जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है ना, और ऐसी बात नहीं, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छी भी है। और हमने क्या किया है कि इसी के नोट्स बनाए हैं। ओके, और इन नोट्स में क्या किया है, हर एक चैप्टर के साथ में पीवाईक्यू जो उससे पूछे गए हैं 2023-24 के, वो पीवाईक्यू भी हमने लगा दिए हैं। जैसे ये 7 जुलाई 2024 को प्रश्न पूछा गया था, वो यहाँ पे ऐड है। तो इस तरीके से हमने बहुत शॉर्ट करके बहुत अच्छे तरीके से जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं और बहुत बेहतर तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी हम आपको नीचे नंबर बता देंगे, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। और एक से बढ़ कर के एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार किया गया है। इसमें आप आसानी से कम समय में बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। यदि आप कम समय में अच्छा करना चाहते हैं तो ये नोट्स आपके लिए बेहतर होंगे, बेस्ट होंगे। लेकिन एक बात यह है कि हमारे पास अभी सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स ही हमने तैयार किए हैं, क्योंकि हिस्ट्री की डिमांड ज़्यादा थी। बच्चे ज़्यादा बोल रहे थे कि सर हिस्ट्री चाहिए पहले, तो हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर हैं। बाकी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के नोट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। अगर अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये देखिए हम टीपू सुल्तान शेर मैसूर के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे आप पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसमें सब लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से जब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी कंटेंट हमारा प्रिपेयर होता है, बहुत जल्दी चीज़ें हम समझते हैं। मराठों से लड़ाई हुई, उसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और बहुत बेहतर तरीके से ये मैटर तैयार किया गया है। सर्वोच्चता का दावा देखिए, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। विलय नीति है ना, इस सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिली रियासतें जो हैं और नए शासन की स्थापना अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। उसके लिए हमें इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया गया है 9628182649, यहाँ व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। अभी सिर्फ हिस्ट्री के ही नोट्स कंप्लीट हैं, जिसमें आपको 6, 7, 8 6, 7, 8 की हिस्ट्री की कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर नए शासन की स्थापना की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। काजी वर्ड आएगा। काजी शब्द का मतलब होता है एक न्यायाधीश। मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है, ठीक है। मुफ्ती का मतलब मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, फिर काजी उस पर अपना फैसला सुनाता है। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग नाम दिया जाता है। आइए नए शासन की स्थापना की बात करें। देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के बीच उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था वॉरेन हेस्टिंग्स जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। उसी में एक था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, जो ब्रिटिश इलाके जो प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे उन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया।
उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। किस क्षेत्र में? न्याय के क्षेत्र में। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। 2 अदालतों की बात कही गई कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत होगी, दूसरी दीवानी अदालत होगी। ये 1772 में स्थापित की गई नई न्याय व्यवस्था थी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। समझिए पॉइंट को। दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं। ओके, एक एक्सप्लेन करता था, एक न्याय सुनाता था, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। इतनी बात है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा आर.जी. पोलार्ड द्वारा चित्रित 1789 का ही है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला। यहाँ पे इसी तरीके का एक आप कोर्ट टाइप में देख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। एक बड़ी समस्या, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि काजी मुफ्ती के अंतर्गत ये फौजदारी अदालतें भी थी और वे कलेक्टर की निगरानी में काम करती थीं। और एक बड़ी समस्या ये भी थी कि देखिए, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्म शास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। समझिए बात को। धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत यानी कि सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ओके, कहाँ की गई है? कलकत्ता में। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। कौन सा? कलेक्टर का। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की अगर फौज की बात करें तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। ठीक है, कि अगर सैनिक ताकत उसके पास अच्छी है तो सत्ता अच्छी है, यानी कि असली सत्ता जो है वो सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाला जो प्रशिक्षित होता था, मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी मुगल फौज। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। जो स्थानीय जमींदार हुआ करते थे वो पैदल सिपाही उनको दे देते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। ओके, 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी
कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं। एक तो है धर्मशास्त्र। संस्कृत की ऐसी कृतियाँ, ऐसी रचनाएं जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार आपका घुड़सवार होता है। मस्केट जो यहाँ पे अभी शब्द आया था, ये रहा मकसद, यानी पैदल सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक जो होती है उसे मस्केट कहते हैं। मैच लॉक से लैस होते थे, इसका मतलब है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैच लॉक कहते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा चित्र आप देख रहे हैं, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है। ये 1780 का है। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। चलिए आगे अब पॉइंट देखिए, बस आपकी क्लास एंड होने वाली है। चैप्टर बहुत बड़ा था। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप यानी एक समान सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। समान रूप की सैनिक संस्कृति। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाने लगी, अभ्यास दिया जाने लगा। किसका? यूरोपीय ढंग का। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। बाकी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे, क्योंकि अब जो यात्रा थी वो और भी सरल और भी सुगम हो गई। ठीक है। जहाँ पहले बहुत लंबा समय लगता था, अब केवल जहाँ 6 से 8 महीने का समय लगता था, वो 3 हफ्तों में यात्रा हो गई। 1 महीना भी नहीं लग रहा है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत आने लग गए। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट, और चैप्टर बहुत बड़ा था। अब इस चैप्टर के जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इस चैप्टर के प्रश्न ही कराएंगे, चाहे 4 हों, 6 हों, 10 हों, 20 हों, 30 हों, जितने प्रश्न इस चैप्टर से मिलेंगे वो सिर्फ प्रश्न ही नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा था, एक साथ सब कराते तो मिक्सअप हो जाता। ठीक है। और नोट्स के लिए जो नंबर बताया गया है वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।